सभी मित्रों का धर्मेंद्र सिंह यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। सभी मित्रों से मेरा विशेष अनुरोध है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब के बगल में लगी घंटी को ऑन कर लें, जिससे मेरा अगला नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इसके अलावा इस चैनल को खूब ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, उन मित्रों के पास पहुंचाएं जो कक्षा 10वीं की तैयारी कर रहे हैं। आज हम अर्थशास्त्र के दूसरे अध्याय के बारे में चर्चा करेंगे। अर्थशास्त्र का जो दूसरा अध्याय है, इसका अर्थ है भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक। तो क्षेत्रक किसे कहते हैं? क्षेत्रक वह चीज़ होती है, जैसे कोई काम है, उसको पूरा करने के लिए विभिन्न प्रकार की तकनीकों की आवश्यकता होती है, उसी को क्षेत्रक कहा जाता है। तो क्षेत्रक मुख्य रूप से अर्थशास्त्र में मुख्य रूप से क्षेत्रक को 3 भागों में बांटा जाता है। इसके अंतर्गत प्राथमिक क्षेत्र में वे क्षेत्रक आते हैं जो कृषि क्षेत्र यानी कृषि से संबंधित क्षेत्रक को प्राथमिक क्षेत्रक, इसके अलावा जहां माल बनकर तैयार होता है उसे द्वितीयक क्षेत्रक, और जहां इसकी आपूर्ति की जाती है उसे तृतीयक क्षेत्रक के अंतर्गत रखा जाता है। तो अब प्राथमिक क्षेत्रक के बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लें। जब हम प्राकृतिक संसाधनों जैसे कृषि, खनन और मृत्सक आदि उद्योग का उपयोग करके किसी वस्तु का उत्पादन करते हैं, तो इसे प्राथमिक क्षेत्रक की गतिविधियां कहते हैं। जैसे खनन। खनन क्या होता है? जब जमीन के अंदर अपन खदान खोदते हैं, खदान खोदने से कोई चीज़ प्राप्त होती है, उसे खनन कहते हैं। इसके अलावा लकड़ी काटना, जैसे लकड़ी का आपने ठेका ले लिया है, अब उसे काट रहे हैं, तो ये हो गया प्राथमिक क्षेत्र। इसके अलावा कृषि करना, कृषि करते हैं, जैसे कपास उगाना है, अन्य कच्चा माल उपलब्ध कराना, ये अर्थव्यवस्था में प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। इसके अलावा मृत्सक यानी मछली पकड़ना, पशुपालन जैसे गाय भैंस बकरी पालना, और इसके अलावा प्राथमिक क्षेत्र में उत्खनन आता है। उत्खनन में वो देखो, खनन और उत्खनन दोनों अलग अलग हैं। खनन वो चीज़ होती है जो खदानों से निकाला जाता है, जैसे आप लोग देखते होंगे कि खदान बहुत गहरी हो जाती हैं, उससे कोयला निकाला जाता है, तो वो सारी चीज़ें खनन होता है। और उत्खनन उसे कहते हैं जैसे कोई चीज़ है वो ज़मीन के ऊपर आ जाती है, जैसे रेता बजरी, जैसे आप लोगों ने सुना होगा, बजरी आपके ऊपर निकल आती है, उसको ऊपर के ऊपर आप लोग बटोर लेते हैं, तो उसे उत्खनन कहते हैं। तो ये होता है प्राथमिक क्षेत्र। इसके बाद चर्चा करते हैं द्वितीय क्षेत्र के। तो प्राकृतिक उत्पादों को विनिर्माण प्रणाली के जरिए अन्य रूपों में परिवर्तित करना द्वितीय क्षेत्र की गतिविधियां होती हैं। इसे औद्योगिक क्षेत्रक भी कहा जाता है। चीनी उद्योग, कागज उद्योग आदि प्राथमिक गतिविधियों पर निर्भर करते हैं। तो प्राकृतिक उत्पादों को विनिर्माण प्रणाली, तो द्वितीय क्षेत्रक के अंतर्गत कौन कौन से क्षेत्रक आते हैं? तो प्राथमिक उत्पाद, जैसे तुमने कच्चा माल तैयार कर लिया था प्राथमिक क्षेत्र में, अब उनका निर्माण होना है, तो निर्माण कहाँ होगा? भारी उद्योगों में, जो बड़े बड़े उद्योग लगे हुए हैं, तो उसको द्वितीय क्षेत्रक के अंतर्गत अपन रखते हैं। तो द्वितीय क्षेत्रक के अंतर्गत आता है प्राथमिक उत्पाद। जो प्राथमिक उत्पाद हैं उसकी विनिर्माण प्रणाली के जरिए, विनिर्माण का मतलब होता है उसका निर्माण करना, जैसे बड़े बड़े उद्योगों में उसका निर्माण होता है, और बड़े बड़े उद्योगों में जब उस चीज़ का निर्माण हो जाता है तो उसे द्वितीय क्षेत्रक के अंतर्गत रखते हैं। तो द्वितीय क्षेत्रक को अगर अपन एक लाइन में कहें तो कौन से क्षेत्र आएंगे? तो जो भारी उद्योग हैं, भारी उद्योग जैसे लोहा उद्योग है, गाड़ी उद्योग है, जहाँ बड़ी बड़ी ये गाड़ियाँ बन रही हैं, उद्योग हो रहा है, तो ये सारे उद्योग बड़े बड़े उद्योग हैं। जैसे प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत कपास को रखेंगे, जब कपास से कपड़ा तैयार होगा तो वो बड़े बड़े उद्योगों में होगा, तो उसे अपन द्वितीय क्षेत्रक के अंतर्गत रखेंगे। इसके बाद बात आती है तृतीय क्षेत्रक। तो यह क्षेत्रक वस्तु व सेवाओं का उत्पादन नहीं करता, बल्कि प्राथमिक व द्वितीय क्षेत्रक की उत्पादन प्रक्रिया में सहायता करता है। इसे सेवा क्षेत्रक भी कहते हैं, जैसे बैंक और शिक्षा आदि। तो तृतीय क्षेत्रक के अंतर्गत इसे इसका एक नाम और है सेवा क्षेत्रक। तो सेवा क्षेत्रक इसी के अंतर्गत आता है। तो सेवा क्षेत्रक में क्या क्या आता है? तो सेवा क्षेत्रक के अंतर्गत आता है जैसे कोई भी चीज़ की सेवाएं हैं। अब बड़ी बड़ी फैक्ट्री हैं, उनका सामान इधर से उधर ढुलाई पर ले जाना है,
तो ढुलाई ऐसे तो होगी नहीं, उसके लिए वाहन लगेंगे, उसको एक जगह से दूसरी जगह। आप लोगों ने देखा होगा, अपने अपने घर ही देखा होगा कि यहाँ आपके यहाँ सेल्समैन आते हैं। सेल्समैन काय के लिए आते हैं कि आप सामान बताओ, वो आपको हम उपलब्ध करा देंगे। तो वो तृतीय क्षेत्र के अंदर। इसके अलावा आपने बैंक देखा होगा, बैंक में जितने कर्मचारी यानी नौकरी करने वाले, जैसे अपन साधारण शब्दों में कहें तो सरकारी नौकरी करने वाले जितने भी कर्मचारी हैं, वे सब किस क्षेत्र में आएंगे? तृतीय क्षेत्र के यानी सेवा क्षेत्र के अंतर्गत। तो अब देखते हैं अपन सकल घरेलू उत्पाद। तो जीडीपी, जीडीपी क्या है? हिंदी में बोलते हैं इसे सकल घरेलू उत्पाद, और अंग्रेजी में बोलते हैं ग्रोथ डेवलपमेंट प्रोग्राम। ग्रोथ डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो सकल घरेलू उत्पाद का अर्थ है किसी विशेष वर्ष में प्रत्येक क्षेत्र द्वारा उत्पादित अंतिम वस्तु और सेवाओं का योगफल। तो सकल घरेलू उत्पाद का मतलब क्या है? कोई चीज़ है जब तक अंतिम रूप से बिक नहीं जाएगी तब तक वो जीडीपी में शामिल नहीं होगी। तो जैसे इसके बारे में थोड़ा एक उदाहरण से मैं स्पष्ट करता हूँ। तो उदाहरण ये है कि जैसे कपास उत्पाद किया अपन ने, तो कपास हो गया। कपास कहाँ से निकलता है? कृषि से। तो वो आ गया प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत। फिर कपास को ले गए मार्केट, बेच दिया, वो गया उद्योगों में, उससे बना कपड़ा। तो उद्योग काय में आएंगे? द्वितीय क्षेत्र में। जैसे ही कपड़ा बनकर तैयार होगा तो सेल्समैन द्वारा वो दुकानों पर आया। जब दुकानों पर आया तो जो सेल्समैन होते हैं वो किसके अंतर्गत आएंगे? तृतीय क्षेत्र। फिर सेल्समैन उसको ग्राहक को बेचेगा और ग्राहक खरीद कर कपड़ा को पहन लेता है। जब वो वस्तु बिक जाती है तो उसे अपन जीडीपी के अंतर्गत यानी सकल घरेलू उत्पाद के अंतर्गत रखते हैं। अब बात करते हैं बेरोजगारी की। तो बेरोजगारी भारत में विभिन्न प्रकार की है। तो आज के ज़माने में, आज के दौर में इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर ली जाए। तो बेरोजगारी ना तो जीने देती है ना मरने देती है। तो बेरोजगारी में सिर्फ वे व्यक्ति आते हैं। सबसे पहले बेरोजगारी में कौन से लोग आएंगे? तो 15 वर्ष के बाद और 64 वर्ष के पहले सारे लोग इसमें आते हैं रोजगार परक में, यानी श्रम। वो श्रम शक्ति कहलाती है। जो 15 वर्ष के बाद और 64 वर्ष से कम होते हैं वो श्रम शक्ति के अंतर्गत आते हैं। तो उन्हीं को अपन बेरोजगार कह सकते हैं, क्योंकि 15 से पहले आश्रित होते हैं, 15 से पहले अपने माता पिता पर आश्रित होते हैं बच्चे, और 64 के बाद अपने बच्चों पर आश्रित हो जाते हैं बुजुर्ग। तो वो श्रम शक्ति के अंतर्गत नहीं आते हैं, और जो श्रम शक्ति होती है उसी को बेरोजगारी की संज्ञा दी जाती है। अब बेरोजगारी दो प्रकार की होती है, विकसित देशों में अलग होती है और विकासशील देशों में अलग होती है। तो विकसित देशों में होती है कैसी बेरोजगारी? वहाँ सप्लाई कम होती है, वो सप्लाई ज़्यादा होती है और डिमांड कम होती है, इसलिए वहाँ घर्षण जनित और चक्रीय बेरोजगारी पाई जाती है। जबकि विकासशील देशों में शहरी अलग पाई जाती है, ग्रामीण अलग पाई जाती है। शहरी में औद्योगिक और शिक्षित, और ग्रामीण क्षेत्रों में मौसमी और प्रच्छन्न। अब इसके बारे में प्रत्येक बेरोजगारी के बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं। तो घर्षण का मतलब है कि जब कोई काम है, मान लो अपन एक काम करते हैं, ठीक है, जैसे अपन ने कंप्यूटर चलाना सीख लिया, तो कंप्यूटर चलाने के बाद कुछ दिनों बाद कंप्यूटर की सेवाएं बंद हो गई। बंद होने के बाद अपन को अब क्या करना पड़ेगा? कोई दूसरा काम सीखना पड़ेगा। तो इस पहले काम के बंद होने के बाद दूसरे काम के शुरू करने तक, सीखने तक जो अपने बीच में अपन बेरोजगार रहते हैं उसे घर्षण जनित बेरोजगारी कहते हैं। जैसे कोई व्यक्ति एक काम बंद होने के बाद दूसरा काम सीखता है, उन दोनों के बीच जो बेरोजगारी पाई जाती है उसे घर्षण जनित बेरोजगारी कहते हैं। दूसरे नंबर आती है चक्रीय बेरोजगारी। चक्रीय बेरोजगारी क्या है? जैसे कोई माल है, कंपनी है, तो कंपनी चल रही है, उसने माल का उत्पादन किया। अब माल बाजार में ज़्यादा मात्रा में है। अब जब ज़्यादा मात्रा में बाजार में माल होगा तो कंपनी आगे तो माल बनाएगी नहीं, उसमें कंपनी बंद हो जाएगी। कंपनी बंद होने के बाद जो लोग होंगे वो बेरोजगार हो जाएंगे।
तो ये होता है चक्रीय बेरोजगारी, इसे कहते हैं चक्रीय। यानी कोई माल अगर कोई सप्लाई मान लो कम मात्रा में हो रही, वो सप्लाई ज़्यादा मात्रा में है और डिमांड कम मात्रा में है, तो उसे चक्रीय बेरोजगारी के अंतर्गत रखा जाता है। अब आते हैं विकासशील देशों में, जहाँ पर शहरी क्षेत्रों में दो प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है। नंबर एक औद्योगिक और नंबर दो शिक्षित। औद्योगिक बेरोजगारी क्या है कि आज भारत में देखा होगा, एक फैक्ट्री में अगर 100 लोगों की ज़रूरत है तो वहाँ 400 लोग उपलब्ध हो जाते हैं। जब 100 लोगों की ज़रूरत है और 400 लोग उपलब्ध हो जाएंगे तो उसे औद्योगिक बेरोजगारी कहते हैं। उसका कारण क्या है, उसको 100 लोग चाहिए तो वो 100 लोगों को कम से कम दाम में रख लेगा और बाकी लोगों को भगा देगा। तो एक तो कम दाम मिला, दूसरी बात बाकी के 300 लोग बेरोजगार हो गए। और इसके सबसे अच्छा उदाहरण अपना भारत है। भारत में आज आपने देखा होगा, यहाँ कोई भी उद्योग होता है तो उसमें काम करने के लिए 5 लोगों की ज़रूरत होती है, लेकिन 30 लोग 40 लोग उसमें वैसे ही पहुंच जाते हैं। तो वो छट्टा के 5 लोगों को ले लेता है और बाकी के 25-30 लोगों को भगा देता है। तो ये होती है औद्योगिक बेरोजगारी। नंबर 2 शिक्षित। शिक्षित बेरोजगारी सबसे बेकार बेरोजगारी है, ना यह जीने देती है ना मरने देती है। शिक्षित बेरोजगारी सबसे दुखदाई होती है। आज तुमने देखा होगा, एक इंजीनियरिंग की डिग्री लेकर भी चपरासी की नौकरी में फार्म डालता है। इसे बोलते हैं शिक्षित बेरोजगारी, यानी योग्यता के अनुसार काम ना मिलना, इसे बोलते हैं शिक्षित बेरोजगारी। अब जैसे कोई भी व्यक्ति है, वो नौकरी कर पढ़ाई लिखाई करता है इंजीनियरिंग की कि मैं इंजीनियर बनूंगा, लेकिन जब उसे इंजीनियरिंग की जगह चपरासी की नौकरी भी नहीं मिलती तो उसे शिक्षित बेरोजगारी के अंतर्गत रखा जाता है। इसके बाद है ग्रामीण। ग्रामीण क्षेत्रों में पाई जाने वाली बेरोजगारी। तो यहाँ दो प्रकार की बेरोजगारी होती है, एक तो मौसमी और एक प्रच्छन्न। तो मौसमी बेरोजगारी किसे कहते हैं, तो मौसमी में आपने लोगों ने देखा होगा, आप लोग तो गांव से जुड़े होंगे खेती से, तो खेतों में क्या होता है, अभी जैसे चैत का महीना चला है या बैसाख का महीना चल रहा है, तो अभी जैसे फसल कट रही थी तो सभी लोग काम पर लगे थे, सभी लोगों को काम मिल रहा था। और जैसे ही फसल कट के बंद हुई, कट के घर में आई, बस सब लोग बेरोजगार हो गए, इनके पास अब कोई काम नहीं है। अब ये लोग गांव में बैठते होंगे। तो ये होती है मौसमी, यानी कुछ समय के लिए काम, यानी जैसे चैत की फसल आ गई तो चैत में काम मिल गया, कुंवार की फसल आ गई तो कुंवार में काम मिल गया। मतलब कुंवार में काम मिलना और चैत में काम मिलना, अगर मतलब साल में 2 महीने तो इनको रोजगार मिलता है, बाकी के 10 महीने बेचारे बैठे रहते हैं। तो इसे इसे बोलते हैं मौसमी बेरोजगारी। मौसमी का मतलब होता है कि जब फसलों का मौसम आ जाता है तब तो काम मिल जाता है, और जब फसलों का मौसम निकल जाता है तो व्यक्ति बेरोजगार होता है। तो इसे मौसमी बेरोजगारी कहते हैं। इसके अलावा है प्रच्छन्न या छिपी बेरोजगारी। ये सबसे दुखदाई बेरोजगारी है, प्रच्छन्न और छिपी सबसे दुखदाई। इसमें क्या होता है, प्रच्छन्न में जैसे पिताजी एक खेत में काम करते हैं, अपने पिताजी एक खेत में काम करते हैं और उस खेत का उत्पादन 10 कुंटल निकलता है। पिताजी अकेले ने काम किया, उत्पादन कितना निकला, 10 कुंटल। लेकिन क्या होता है कि उनके 2 बच्चे हैं, दोनों पढ़ रहे थे बाहर, उन्हें जॉब नहीं मिली और वो आके उसी खेती में लग गए। अब जब तीनों लोग लग गए, उन्होंने फिर खेती की तो उत्पादन 10 या 11 कुंटल निकला। तो इसे बोलते हैं प्रच्छन्न या छुपी बेरोजगारी। तो इसमें क्या होता है कि जैसे कोई भी व्यक्ति है, वो बाहर से आ गया, अब क्या होगा, यहाँ आश्रित तो बढ़ गए, मतलब जो काम एक व्यक्ति करता था वो 3 व्यक्ति कर रहे हैं, लेकिन उत्पादन में उस अनुपात में कोई वृद्धि नहीं हुई। इसी को बोलते हैं प्रच्छन्न और छिपी बेरोजगारी। तो ये बेरोजगारी हो गई। इसके बाद आता है आपका अगला, राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम 2005। तो इसमें क्या है, पहला तो ये है कि आपको जैसे आपको काम चाहिए, ये गांव में चलाया जा रहा है सरकार द्वारा, इसके अंतर्गत सबसे पहले तो है 100 दिन का आपको रोजगार मिलेगा। 100 दिन का रोजगार कैसा मिलेगा, एक साल में आप 100 दिन कभी भी काम कर सकते हैं। अगर आपको काम नहीं मिलता, मान लो कैसे काम मिलेगा, तो इसके लिए आप लोग एक
प्रार्थना पत्र लेकर जाकर दे सकते हैं कि मुझे काम चाहिए। उस प्रार्थना पत्र के 15 दिन के भीतर आपको काम मिलेगा और वो आप जहाँ चाहते हैं उसी के 4 किलोमीटर के एरिया में आपको काम मिलेगा। तो ये होता है 100 दिन के रोजगार की गारंटी। इसके अलावा अगर 15 दिन के अंदर आपको काम उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं तो उस पर आपको भत्ता दिया जाएगा, बेरोजगारी भत्ता मिलेगा। तो ये सरकार की एक ज़रूरत बन गई है। अब आते हैं संगठित क्षेत्रक। संगठित क्षेत्रक और असंगठित क्षेत्रक। संगठित क्षेत्रक के अंतर्गत कैसे होते हैं? इसमें रोजगार की अवधि नियमित होती है। तो रोजगार की अवधि नियमित कैसी? जैसे कोई भी व्यक्ति है, उसको फिक्स है कि आपको काम करना है। इसके अलावा सरकार द्वारा पंजीकृत होते हैं। जैसे मान लो स्कूल में टीचर हैं तो उनके रोजगार की अवधि नियमित होती है, यानी वो लोग लगातार काम करते हैं। सरकारी स्कूल की बात कर रहे हैं, प्राइवेट की नहीं कर रहे हैं। तो सरकारी स्कूल में जैसे टीचर हैं तो उनकी अवधि नियमित होती है, वह सरकार द्वारा पंजीकृत होते हैं। सरकारी नियमों एवं विनियमों का अनुपालन होता है। इसके कुछ औपचारिक प्रक्रिया एवं कार्यविधि होती है। इसके अलावा है असंगठित क्षेत्र। असंगठित, मान लो संगठित के अंतर्गत आएंगे आपके सरकारी, जो फिक्स होते हैं। फिक्स का मतलब इकट्ठे होकर काम करते हैं। जब कोई व्यक्ति एकत्र होकर काम करेगा तो वो फिक्स रहेगा। उनके रोजगार की अवधि भी नियमित होती है, सरकार द्वारा पंजीकृत होते हैं, सरकारी नियमों और विनियमों का अनुपालन होता है। इसमें कुछ अनौपचारिक प्रक्रिया एवं कार्यविधि है। अब आते हैं असंगठित क्षेत्रक। तो असंगठित क्षेत्रक में वे क्षेत्रक आते हैं जैसे प्राइवेट क्षेत्र, छोटी बिखरी इकाइयाँ अधिकांशतः सरकारी नियंत्रण के बाहर रहती हैं। जैसे प्राइवेट स्कूल हैं तो ये सरकार के नियंत्रण से बाहर हैं। अब क्या होगा? काम कोई अच्छे से करेगा तो रखेंगे, नहीं तो भगा देंगे, कोई कुछ नहीं कर सकता। तो ये आते हैं असंगठित क्षेत्र। नियम विनिमय ही होते हैं परंतु उनका अनुपालन नहीं होता। इनके नियम तो होते हैं लेकिन उनका अनुपालन करना या ना करना ये सब संस्था वालों पर निर्भर करता है। वो चाहें तो पालन करेंगे, नहीं चाहेंगे तो नहीं करेंगे। इसमें रोजगार सुरक्षित नहीं होता तो और रोजगार भी सुरक्षित नहीं होता। आप लोगों को पता ही है, जैसे आपको प्राइवेट स्कूल का उदाहरण दे रहे हैं तो उसमें रोजगार सुरक्षित नहीं है। किसी भी व्यक्ति को कभी भी भगाया जा सकता है। तो आज अपन ने द्वितीय पाठ की चर्चा की। अब अगले अध्याय में अपन इसका तीसरा पाठ कल आएगा, देखना ना भूलें। और सभी से मेरा विशेष अनुरोध है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक